Hi everyone, this is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. I am back with another video in this series where we are discussing the Supreme Court judgments week by week. In this video, we'll be discussing all the judgments that were delivered by the Supreme Court, reportable, non-reportable, in the second week of January. That is from 9th of January till 13th of January. अभी पिछले हफ्ते हमें लगा था कि सुप्रीम कोर्ट का ये वीक बहुत हैवी है और नेक्स्ट वीक उतना नहीं होगा, बट नेक्स्ट वीक ऑल्सो आई मीन इन दिस वीक विच वी आर डिस्कसिंग इन दिस वीडियो, इधर भी सुप्रीम कोर्ट ने 15 जजमेंट्स डिलीवर कर दी एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने उसका एक लिस्ट बनाया है आप सबके लिए और उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एक चीज़ नोट करने लायक है कि इस हफ्ते कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर नहीं करी. सेकेंड वीक की वीडियो क्योंकि आपको थोड़ी सी लेट मिल रही है तो थर्ड वीक आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप अप विद द जजमेंट्स बीइंग डिलीवर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया each and every day, every week, so that I can deliver that content as soon as possible to you people. Let's get started with the very first judgment. जसवंत सिंह केस, ये मोर और लेस रेमिशन से ही ज़्यादा डील करता है केस और ये डिलीवर की है जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने. उन्होंने जो गाइडलाइंस ऑलरेडी रेमिशन के लिए कोर्ट ने ले डाउन की रखी है उन्हीं को ही रिटरेट करा. दे रेफर टू द केस ऑफ लक्ष्मण लस्कर. उन्होंने बोला कि जब भी आप किसी की प्री मेच्योर रिलीज कर रहे हो, किसी कॉन्विक्ट की जो ऑलरेडी जिसको सजा हो चुकी है कोर्ट से, उस समय पे आपको कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखना होगा एंड आई रीड आउट दोज पॉइंटर्स फॉर यू. सेट कि आपको देखना होगा कि क्या वो ऑफेंस सोसाइटी एट लार्ज को कितना अफेक्ट करता है. मतलब हर ऑफेंस करता तो है बट वो किस हद तक करता है, उसकी ग्रेविटी क्या है. यू हैव टू सी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्राइम बीइंग रिपीटेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन गोइंग आउट एंड इंडल्जिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन क्राइम्स लेटर ऑन. देन इज देयर एनी पर्पज बीइंग सर्व्ड बाय कीपिंग दैट पर्सन इन जेल. क्या ऐसा तो नहीं है वो पूरी तरह अपनी सुधरने की कैपेबिलिटी दिखा चुका है और आप उसे अगर इस समय पे छोड़ दे तो वो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा. और लास्ट चीज़ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कॉन्विक्ट की और उसकी फैमिली की. वो बाहर जाके किस तरह से रह पाएगा, क्या उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत है और उसके अंदर रहने से ज़्यादा पर्पज सब होगा या बाहर जाने से जेल के. सो बस कोर्ट्स ने यही बोला कि जो स्पेशल जज है वो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करे और फिर से रिकंसिडर करे केस रेमिशन के लिए. अच्छा, इस केस में मैं सोच रही थी पता नहीं मैं ही गलत पढ़ रही हूँ बट मैंने एक फ्लॉ नोटिस किया कि यहाँ पे एक्ट का नाम लिखना था SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज़ एक्ट, बट बार बार लिखा हुआ था SCs एंड STs प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट विच इज़ रॉन्ग. तो आप में से भी कोई पढ़े तो आप इसे देख सकते हैं. आप में से कोई किसी जर्नल का एडिटर है तो आप वहाँ पे प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर पॉइंट आउट करें और ठीक करके ही एक्ट का नाम लिखें. ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आगे जाके बड़े बड़े फ्लॉज क्रिएट कर सकती हैं. इससे पहले कि हम अपनी और आगे की जजमेंट्स की तरफ जाएं, ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है उन सब लोगों के लिए जो क्लैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या उनके घर में उनका कोई जानने वाला, कोई फ्रेंड, कोई और स्टूडेंट है जिसको वो जानते हैं जो क्लैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके लॉ फील्ड में एंटर करना चाहता है इंडिया में. तो आपको पता है कि AIR रैंक 2 और AIR रैंक 96 जो है वो अनअकैडमी क्लैट के स्टूडेंट्स हैं. और क्योंकि वो इतनी अच्छी रैंक लेके आए अनअकैडमी के एजुकेटर्स से पढ़ के, तो उन्होंने सोचा कि उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए. तो रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी को 4 PM को अनअकैडमी क्लैट यूट्यूब चैनल पे ये लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं अपने इन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को. और फेलिसिटेशन में AIR रैंक 2 जिनकी आई है उनको जितनी उन्होंने फीस दी थी ना क्लैट प्रिपरेशन करने के लिए अनअकैडमी को, उसका 10 टाइम्स अमाउंट उनको एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है फ्रॉम द फाउंडर्स ऑफ अनअकैडमी. तो येस, दिस इज समथिंग ग्रेट फॉर हिम. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द स्टूडेंट्स. और जो AIR 96 लेके आए उनको भी एक्साइटिंग कैश रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं. आप चाहो तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हो. 4 PM को आप देख सकते हो, उनसे सुन सकते हो कैसे कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, कैसी कैसी उनकी जर्नी थी. अदर देन दिस, अगर आप लोग भी प्रिपेयर करना चाहते हो, आप लोग भी स्ट्रक्चर्ड नोट्स चाहते हो, आप लोग भी कोई हेल्प चाहते हो अपने क्लैट प्रिपरेशन के लिए, तो आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को, किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो क्लैट रिलेटेड. उसके लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और अगर आपको उस पर डिस्काउंट भी चाहिए ना 20%, तो आपको कोड यूज़ करना होगा Vlogish. अब ये ऑफर सिर्फ 28 जनवरी तक है और ये जो फेलिसिटेशन सेरेमनी है जिसमें जाके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, इन बच्चों को देख सकते हो जिन्होंने एक्चुअली प्रिपेयर किया है, ये सिर्फ 26 जनवरी को 4 PM को ही है. तो प्लीज़ ये ज़रूर देखना. और अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो प्लीज़ बिल्कुल भी डिले मत करना, क्योंकि सिर्फ 28 जनवरी तक Vlogish सब्सक्राइबर्स को मिल रहा है 20% ऑफ. इसका मतलब साफ है कि अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू कैन सेव अप टू ₹9,000 विच इज़ ह्यूज. Anyway, let's just move to our next judgment. So, this is the Residents Welfare Association versus the Union Territory of Chandigarh.
Two judges, Justice B.V. Nagaratna and Justice B.R. Gavai, delivered this judgment, and this was especially regarding the beautiful city of Chandigarh that was created by architects, famous architects such as Le Corbusier and Mr. Pierre. So it was realized by the Supreme Court that Chandigarh is being hampered with because of the rising population, because of builders developing रेजिडेंशियल प्लॉट्स इनटू अपार्टमेंट्स। तो इनिशियली क्या था, चंडीगढ़ को 47 सेक्टर्स में बनाया गया था, जैसे चंडीगढ़ प्लान हुआ था आर्किटेक्ट्स की तरफ से। सेक्टर्स 1 to 30 कंपैरेटिवली ऐसे सेक्टर्स होने वाले थे जहाँ पर अपार्टमेंट्स नहीं होंगे, फ्लैट्स नहीं होंगे, जहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे, और वो कंपैरेटिवली एक छोटी पॉपुलेशन को होस्ट करेगा। अराउंड 1.5 लाख लोगों के लिए वो 1 से लेकर 30 सेक्टर्स बनाए गए थे, जबकि ये जो 31 से 47 सेक्टर्स थे इनको एक डेंसर पॉपुलेशन को होस्ट करने के लिए बनाया गया था। विद टाइम होने क्या लगा कि चंडीगढ़ का सेक्टर्स 1 to 30 का भी अपार्टमेंटलाइजेशन एक टाइम पे आके अलाउ हो गया था, बट देन दोज रूल्स वर टेकन अवे। तो पोजीशन ये थी कि अपार्टमेंट्स में डिवाइड करना रेजिडेंशियल प्लॉट्स को सेक्टर्स 1 से 30 तक अलाउड नहीं था, बट फिर भी क्योंकि बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स ने अपना एक तरीका ढूंढ दिया था, और वो तरीका था कि वो क्योंकि वो सेल डीड्स तो अब बना नहीं सकते थे किसी भी अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स को बेचने के लिए, तो उन्होंने MOUs यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनवाने शुरू कर दिए थे बायर्स के बीच में। और वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट्स यही बोलते थे कि हम लोग आपस में अग्री कर रहे हैं इस प्लॉट को डिवाइड करने के लिए, अपार्टमेंट नंबर 1 मेरा है, सेकंड फ्लोर का अपार्टमेंट इनका है, थर्ड फ्लोर का अपार्टमेंट सो एंड सो पर्सन का है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसे सारे MOUs को अब हम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मेड इट वेरी क्लियर दैट यू प्लीज डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट एंड वी वोंट लेट यू hamper this beautiful city of Chandigarh. They very clearly refer to the directive principles of state policy. उन्होंने बोला कि हमें आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर जो हमारी ड्यूटीज़ हैं आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर स्पेसिफिकली ड्यूटी नंबर F एंड G, जो F और G क्लॉज में आपको देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जहाँ पर हमारे ऊपर ड्यूटी है कि हमें अपने कॉम्पोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करते हुए कहा नो मोर अपार्टमेंटलाइजेशन इन चंडीगढ़ एंड वी will preserve the city in its original form. The case of C. Haridasan, the judgment was delivered by a bench of Justice M.R. Shah and Justice B.V. Nagaratna. दोनों ने अपनी सेपरेट जजमेंट्स डिलीवर करी। ये एक सिविल अपील थी। यहाँ पर डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पास कर दी थी ट्रायल कोर्ट ने, बट हाई कोर्ट ने उसे सेट असाइड करा। जस्टिस नागरत्ना को तो लगा कि हाई कोर्ट वॉज राइट इन सेटिंग इट असाइड, और हाई कोर्ट ने सही किया जो उन्होंने प्लेंटिफ को रिलीफ नहीं दिया, बट जस्टिस M.R. शाह थॉट एंड मेड इट वेरी क्लियर इन हिज जजमेंट कि हाई कोर्ट जो था वो गलत था। तो जब भी कोई दो लोग आपस में एक अग्रीमेंट करते हैं, ए ऑफर करता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूँ लेट्स से इन 10 लाख रुपीज़, और बी अग्री करता है कि ओके आई अग्री टू परचेज योर प्रॉपर्टी ऑन योर टर्म्स इन ₹10 लाख एज कंसिडरेशन, उस समय पे वो जब अग्रीमेंट एक कंक्लूड हो जाता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, उसके बाद कोई भी पार्टी बस ऐसे ही बिना किसी रीज़न के कॉन्ट्रैक्ट से पीछे नहीं हट सकती। ऐसे केसेस में जहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री मांगी जाती है, वहाँ जनरली यही होता है कि कोई एक पार्टी अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रही होती। यहाँ पर ये हुआ था कि प्लेंटिफ तो चाहता था पैसे दे के उस प्रॉपर्टी को लेना, बट डिफेंडेंट जो है वो अब राजी नहीं था प्रॉपर्टी बेचने के लिए। उन्होंने बोला कि प्लेंटिफ को पहले हमें पैसा पे करना चाहिए था, पहले इसने अपने टाइम पर स्टेप्स लिए नहीं, टाइम पर हमें पूरा पैसे दिए नहीं, सिर्फ अपना अग्रीमेंट के हिसाब से जो बयाना था वो ये दे के रह गए, और अब ये हमसे कहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बेचो, अब हमें प्रॉपर्टी को बेचने की ज़रूरत नहीं है, वी वर डेट रिडन एंड दैट इज़ वाई वी वर ट्राइंग टू सेल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बट जिस समय हमें ज़रूरत थी उस टाइम पे तो आपने पेमेंट करी नहीं, तो अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करेंगे, और कोर्ट्स को हमें ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइम वॉज द एसेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। Justice B.V. Nagaratna agreed with this version of the defendants. She said कि बिल्कुल सही बात है कि टाइम ही इस कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस था, और जब प्लेंटिफ ने अपने पार्ट पे पॉजिटिव स्टेप्स नहीं लिए प्रॉपर्टी को मेजर करवाने के लिए, आगे और पैसे देने के लिए, जितने भी मेजर्स उन्हें लेने थे अपनी तरफ से, तो उस टाइम पे वो बाद में आके डिफेंडेंट को ये नहीं कह सकते कि आपने अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। जबकि जस्टिस M.R. शाह ने बोला कि यहाँ पर उन्हें नहीं लगता कि प्लेंटिफ की कोई गलती है, क्योंकि उन्होंने बहुत बार अपने पार्ट
की परफॉर्मेंस करने की कोशिश की, उन्होंने पार्ट पेमेंट भी कर दी थी और उन्होंने बाकी की पेमेंट भी करने की बहुत बार कोशिश की, बट जो डिफेंडेंट्स हैं वही अब ओवर स्मार्ट एक्ट कर रहे हैं और उनको लगता है कि अब उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब उनको शायद उस पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसीलिए वो अपने पार्ट के कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने से पीछे हटना चाहते हैं। जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि हमें ऐसा करने के लिए उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। देयरफॉर टू व्यूज, जस्टिस एम आर शाह ने हाईकोर्ट को गलत ठहराया और नागरत्ना ने बोला कि हाईकोर्ट ठीक था अपने डिसीजन में। अगला जो केस है ना मेरे सामने, मानिक मजूमदार डिसीजन, ये भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे भी सिविल अपील थी और यही बेंच सेम जस्टिस एम आर शाह एंड जस्टिस नागरत्ना, हाई कोर्ट ने, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एक डिग्री पास कर दी थी। यहाँ पर भी जस्टिस एम आर शाह को लगा कि हाई कोर्ट गलत था और जस्टिस नागरत्ना फिर से हाई कोर्ट के फेवर में रूल करती हुई हमें दिखाई दी। अगेन 2 जजमेंट स्प्लिट वर्डिक्ट। इन दिस केस देयर वाज अ सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, यानी कि कोई अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी को और सेल डीड को सामने लाके ऐसा बोल रहा था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मुझे बेच दी गई थी, तो प्लीज यहाँ पर टाइटल में ओनर में मेरा नाम दर्ज कर दीजिए, प्लीज रिकॉर्ड मी एज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया ना वो था स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पावर ऑफ अटॉर्नी। यहाँ पे जो सेल डीड थी ना वो अपनी वैलिडिटी, सेल डीड जो आई थी उससे पहले का जो डॉक्यूमेंट था वो थी पावर ऑफ अटॉर्नी, बट पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं थी किसी भी इंडियन कोर्ट से। इस केस में ये जजेस ने पहचानने की कोशिश की, लॉ ले डाउन करने की कोशिश की, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी का ना होना, जबकि हमारे पास सेल डीड है, पुरानी पावर ऑफ अटॉर्नी का फिर भी ना होना, क्या आपके केस के लिए फेटल प्रूव हो सकता है, यानी कि क्या आपके अगेंस्ट जा सकता है उसका रजिस्टर्ड ना होना। So Justice Nagarratna said that I do not think that non-production of this power of attorney or non-registration of power of attorney in fact is anything that's relevant to this case, because she said anyway as per the Registration Act it is not a compulsorily registrable document। तो उन्होंने बोला और वैसे भी जब हमारे पास सेल डीड है, जब हमारे पास आगे के डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हम अपना टाइटल ड्रॉ कर सकते हैं, तो इन पावर ऑफ अटर्नी का होना या ना होना इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। जबकि जस्टिस एम आर शाह को लगा कि अब आप इस पावर ऑफ अटर्नी को भी प्रूव नहीं कर रहे हैं, जिसने ये पावर ऑफ अटर्नी ड्रॉ करी थी उसको भी आप एज विटनेस नहीं लेके आए हैं, उसने विटनेस बॉक्स एंटर नहीं किया, डिपोज नहीं किया, तो हम कैसे मान लें कि ये सेल डीड इफेक्टिव है जब हमें पता ही नहीं था कि पावर ऑफ अटर्नी के हिसाब से सेल डीड को एग्जीक्यूट कराने की पावर किसको दी गई थी। सो इन ए शॉर्ट लाइन जो जस्टिस नागरत्ना को लगा वो ये था कि प्रोडक्शन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट इंडिस्पेंसिबल, इज नॉट रियली रिक्वायर्ड, इज नॉट कंपल्सरीली रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेल डीड। और जस्टिस एम आर शाह को लगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर्ड होना और उसका प्रोड्यूस किया जाना ठीक से कोर्ट में ज़रूरी था। नेक्स्ट इज द जजमेंट डिलीवर्ड इन द केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम। तो यहाँ पर ना जस्टिस एम आर शाह एंड जस्टिस नागरत्ना का फिर से बेंच था। जस्टिस नागरत्ना अग्री करती थी जस्टिस शाह की जजमेंट से, उनके कंक्लूजन से, बट उन्होंने फिर भी अपनी एक सेपरेट जजमेंट दी और ये सेपरेट जजमेंट अराउंड 5th और 6th इन जनवरी थी, जो कि जस्टिस नागरत्ना लिख रही थी। ये माइनॉरिटी ओपिनियन तो नहीं थी, बट इसमें बहुत सारे सेपरेट सजेशंस, रीजंस और डायरेक्शंस थे गवर्नमेंट के लिए। सो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 10 उसका स्पेसिफिक सबसेक्शन 26AA, वहाँ पे एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर सिक्किमीज़ लोग किसी भी सिक्किमी सोर्स से कोई इनकम एक्यूमुलेट करते हैं, कुछ कमाते हैं, तो उसको उनकी टोटल इनकम के कंप्यूटेशन में से, जो कि टोटल टैक्सेबल इनकम का कंप्यूटेशन होता है हर साल का, उसमें से उसको डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि एक एग्जेम्पशन मिली हुई है सिक्किमीज़ लोगों को। सो 1975 वॉज द ईयर जब सिक्किम और इंडिया, मतलब सिक्किम मर्ज्ड विद इंडिया, उससे पहले सिक्किम एक इंडियन स्टेट नहीं था। जब सिक्किम इंडिया में आया तब से ही ये एक्सेम्पशन सिक्किमीज़ लोगों को मिल रहा है। बट जो एक्सप्लेनेशन है ना इस सेक्शन की, इस स्पेसिफिक सबसेक्शन की, वो ये कहती है कि सिक्किमीज़ की डेफिनेशन में सिर्फ वही लोग आएंगे जिनका नाम रजिस्टर में है, विच वॉज मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एट दैट टाइम। बट उस समय पे क्या हुआ था, कुछ बहुत थोड़े से लोग थे, लगभग 5%, जिनके फोर फादर्स ने अग्री नहीं किया था अपनी सिटीजनशिप गिव अप करने के लिए और इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए उस टाइम पे, तो उनका नाम उस रजिस्टर में नहीं था। बट नेवरदलेस वो इंडिया में ही रहते आ रहे हैं, वो इंडियन सिटीजन्स ही हैं तब से।
लेकिन क्योंकि उनका नाम उस रजिस्टर में नहीं आ पाया था पर्टिकुलर, तो उनको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने ये एलिज किया कोर्ट में आके कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, हम लोगों के बीच में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये रीजनेबल नहीं है, हमारा जो क्लासिफिकेशन किया हुआ है इस डेफिनेशन में ये रीजनेबल नहीं है, और गवर्नमेंट कोई भी नेक्सस को प्रूव नहीं कर पाएगी अपने इस एक्ट में और उनके किसी ऑब्जेक्ट में कि वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं हम दोनों तरह के लोगों में, जो एक्चुअली सिक्किमीज जिन्होंने रजिस्टर में नेम एंटर करवाया था और जो रजिस्टर में नेम एंटर नहीं करवा पाए थे किसी रीजन की वजह से। और वही हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया फेल्ड टू सैटिस्फाई द ट्विन टेस्ट फॉर आर्टिकल 14 एंड इट वाज फाइनली कंक्लूडेड कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इस केस में डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने बोला कि ये जो सेक्शन है, ये जो पर्टिकुलर सब सेक्शन है जो कि ओल्ड सेटलर्स को, सिक्किम के ओल्ड सेटलर्स को एक्सक्लूड कर रहा है, इसका बेनिफिट लेने से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जबकि जस्टिस नागरत्ना ने बोला कि इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इट फुल्ली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको हटा देने से स्टैट्यूट में से, उनको लगा कि इस सेक्शन को अमेंड किया जाए। यहाँ पे जो ओल्ड सेटलर्स को एक्सक्लूड किया गया है उनको भी डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाए, उन्हें भी इस सेक्शन का बेनिफिट मिले, सो दैट इट कैन बी सेव्ड फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। और एक और भी इसमें चीज़ थी, एक्सप्लेनेशन ये भी कहती थी कि एनी सिक्किमीज वुमन who married a non-Sikkimese after 2008 will not avail the benefit of this subsection. तो कोर्ट ने ये भी बोल दिया कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर है। यूनियन ऑफ इंडिया को रीजन नहीं दे पाई इस डिस्क्रिमिनेशन, इस क्लासिफिकेशन का भी, एंड देयरफॉर अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड एज पर अस। अब ना कुछ 3 केसेस थे जिसमें एक से ऐसे लॉ पॉइंट ले डाउन हुए थे, तो इसको हमें बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वीक में भी हमने सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट्स देखी थी। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 से रिलेटेड केस है। तीनों के नाम मैं आपको नीचे दे रही हूँ आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर ना सिर्फ इतना बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, जो लॉ पॉइंट ले डाउन किया है कि कोई भी अगर सब्सिक्वेंट परचेजर है जिसने लैंड को बाद में परचेज किया है, वो आके लैंड एक्विजिशन को अंडर द ग्राउंड गिवंस इन सेक्शन 24 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट चैलेंज नहीं कर सकता, ये कहते हुए कि एक्विजिशन जो था वो लैप्स हो गया है, उसका डीम्ड लैप्स है। उन्होंने बोला कि सब्सिक्वेंट परचेजर हैज़ नो राइट, नो लोकस टू क्वेश्चन दिस, इसलिए कभी भी 2013 एक्ट के अंदर सब्सिक्वेंट परचेजर सामने आके एक्विजिशन को क्वेश्चन नहीं कर सकता। दिस वन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। यहाँ पर भी ना एक एग्जेम्पशन मिलता है यूपी ट्रेड टैक्स एक्ट में, पर्टिकुलर सेक्शन है सेक्शन 4A और उसका भी सबसेक्शन 5। ये एग्जेम्पशन उनको मिलता है जो कि एक जो अपने बिजनेस का कुछ डाइवर्सिफिकेशन, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हों अपने पुराने बिजनेस से, एग्जिस्टिंग बिजनेस से। Now this was AMD Industries Limited case. Judgment was delivered by Justice M.R. Shah and Justice Krishna Murari. यहाँ पर जो appellant थे ना, he used to manufacture वो जो आपने देखा ना बॉटल, ग्लास बॉटल्स जो होती हैं उनके ऊपर ऐसे एक क्राउन लगा होता है, तो वो जो क्राउन होता है ये उसके मैन्युफैक्चर्स थे, उसको बोलते हैं क्राउन कॉर्क्स। सो अर्लियर वो उन क्राउन कॉर्क्स को मैन्युफैक्चर करते थे और अभी भी लेटली उन्होंने एक नए तरह के क्राउन कॉर्क्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और उन्होंने बोला कि ये करके ना हमने अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, ये हमारे 2 अलग अलग बिजनेस हैं, तो इसलिए यूपी ट्रेड टैक्स एक्ट में हमें एग्जेम्पशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजन को डीपली स्टडी किया और उन्होंने देखा कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये भी होता है कि जो एंड प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसका यूज़ कुछ डिफरेंट हो। उन्होंने बोला कि पहले भी आपको क्राउन कॉर्क्स ही बनाते थे जो ग्लास की बॉटल के ऊपर लगते थे और उनको ऐसे बॉटल ओपनर से खोला जाता था, पर अब भी आप वही बना रहे हो, आपने उसकी मशीनरी चेंज की है, आपने उसमें मॉडर्न टूल्स लाए हैं, आपने उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का यूज़ किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट अलग हो गया और आप एलिजिबल हो गए टैक्स एग्जेम्पशन मांगने के लिए। आपको ये बहुत छोटी सी बात लग रही होगी कि इतनी सी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट आने लगा, बट ये जो टैक्स एग्जेम्पशंस होते हैं ये आपका कंपनीज का बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। इसलिए ये जो एग्जेम्पशन वाले प्रोविजंस को ठीक तरीके से पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए लॉ पॉइंट यही था कि जब एंड प्रोडक्ट का यूज़ कुछ अलग नहीं है तो वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना बोल दिया था, दिस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस बट नॉट डाइवर्सिफिकेशन। ये नेक्स्ट केस था जो अगर आप खुद पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस कमल किशोर प्रसाद, अगेन सिविल अपील। यहाँ पर ये बैंक के एम्प्लॉय थे जिनको बैंक ने सैक कर दिया था, उनको उनकी जॉब से निकाला जा चुका था बहुत पहले और ये बहुत लंबा उन्होंने लिटिगेशन लड़ा, बट एंड में आके अगर मैं आपको जिस बताऊँ तो कुछ खास उन्हें फ़ायदा हुआ नहीं। उनको 1993 में सस्पेंड किया गया था और देखो अब उनके सारे राउंड ऑफ लिटिगेशन का रिजल्ट फाइनली अब आया।
यहाँ पे जो एक लॉ पॉइंट था जो सिर्फ आपको समझना ज़रूरी है, उसके अलावा आपको कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वो ये था कि जब पहला डिसमिसल इन फोर्स था, इन प्लेस था, आपको पहली बार डिसमिस किया गया था, आपको बैंक से पहली बार अपनी नौकरी से निकाला गया था, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द पेंडिंग लिटिगेशंस, चाहे आपका कुछ भी केसेस चल रहे थे कोर्ट में, या आपकी सुपर एनुएशन की एज आ गई थी, यानी कि आपकी रिटायरमेंट की एज आ गई थी एक तरह से, तो सिर्फ आपके केसेस होने की वजह से या आपकी सुपर एनुएशन की एज आने की वजह से ये नहीं माना जा सकता कि डिसमिसल के बाद भी आप डीम्ड सर्विस में थे। और जब डिसमिसल इन फोर्स था तो मतलब आप डिसमिस थे, आप सर्विस में नहीं थे। सो दिस इज़ अ केस जो कि प्योरली फैक्ट बेस्ड था, इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जजमेंट वॉज द स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस कोमल लोढ़ा, जस्टिस एम.आर. शाह एंड जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट। ये केस था रिलेटेड डेथ पेनल्टी को कम करने से, पनिशमेंट को कम्यूट करने से, डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट करने से, कन्वर्ट करने से रिलेटेड। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क दिया जो मुझे लगा आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि एक बार अगर किसी हायर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी फिक्स कर दी है तो लोअर कोर्ट्स के लिए उसकी उस डेथ पेनल्टी पर रिमार्क्स देना, उसको सही या गलत या कैसा भी बताना, ये ठीक नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर वो डिसाइड कर रहे हैं उसको कम्यूट करने पे, तो वो सिर्फ उतने तक ही कंसर्न रखे अपने आप को और ज़्यादा कमेंट्स ना करें हायर कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे। Next judgment, the Chief Engineer Water Resources Department versus Ratan India Power Limited. Judgment was delivered by S. Ravindra Bhatt and Justice Narasimha. यहाँ पे आपको एक प्रिंसिपल बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को पूरा अच्छे से पढ़ के उसको साइन कर चुके हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हो, तो क्या आप बाद में उसी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को क्वेश्चन कर सकते हो, कहते हो कि मैं अपने इस पार्ट को क्यों फुलफिल करूँ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जो कॉन्ट्रैक्ट था ना यहाँ पर्टिकुलर, वो बोलता था कि आपको इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस देने हैं। वो एक कंपनी से इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्जेस मांगता था इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो जो इरिगेशन में वाटर यूज़ होना चाहिए था एक्चुअली, उसको वो डाइवर्ट करके अपने इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे थे, इसलिए उन्हें उसका कुछ पैसा तो, कुछ खामियाजा, कुछ टैक्स तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं इरिगेशन रिस्टोरेशन चार्ज। तो इस अग्रीमेंट ने उन चार्जेस को फिक्स किया था कि 1 लाख रुपए ये चार्ज है, आपको ये देना होगा। बट बाद में ये लोग क्वेश्चन करते हुए अग्रीमेंट में साइन करने के बाद कि हम 1 लाख रुपए का इरिगेशन रेस्टोरेशन चार्ज देने के लिए रेडी हैं, उसके बाद भी वो इस चार्ज को क्वेश्चन करते हुए कोर्ट आए। कोर्ट ने बोला कि आप यू आर बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल। तो आप ऐसे बाद में क्वेश्चन नहीं कर सकते, या तो आप पहले ही अग्री ना करते, खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आपने, उनसे उनका पार्ट करवा लिया और बाद में आके आप अपना पार्ट होने के टाइम पे क्वेश्चन करने आ जाओगे। दैट्स नॉट राइट। नेक्स्ट इज द केस ऑफ गोयल बस सर्विस कुल्लू। दिस इज अ 3 judge bench judgment, the only 3 judge bench judgment which was delivered in this week. The bench comprised of justices Abhay S. Oka, Justice S. K. Kaul and Justice Vikram Nath. यहाँ पर जो मेन प्रिंसिपल है ना, वही कुछ है जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, बहुत अच्छे से आपके पुराने केसेस में भी आप ये पढ़ते आए हैं, और आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रीटरेट कर दिया। यहाँ पे देखा गया था कि टैक्सेशन के जो स्टैट्यूट्स होते हैं उसको किस हद तक सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन इंटरप्रेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें थोड़ा सा ना रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करना होता है टैक्सेशन या फाइनेंशियल स्टैट्यूट्स को या सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने में। उन्होंने बोला कि दिस शुड बेस्ट बी लेफ्ट टू बी डिसाइडेड बाय दोज हु आर एक्सपर्ट्स एट इट, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, और हम इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे अनलेस हमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑन द फेस ऑफ इट दिखेगी, या हमें दिखेगा कि ये तो कोई ग्रेव मैनिफेस्ट एरर है यहाँ पे जिसकी जांच पड़ताल हमें एक्चुअली करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे एक स्टेट लेजिस्लेशन थी जो अगेन एक टैक्स लेजिस्लेशन थी, मोटर व्हीकल्स रिलेटेड टैक्स लेजिस्लेशन हिमाचल प्रदेश की। उस पर क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको हम रिपग्नेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते सेंट्रल एक्ट से, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई सेंट्रल एक्ट है ही नहीं। और उन्होंने देखा कि क्या कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट ऐसे में स्टेट्स को पावर देती है ऐसी कोई लॉ बनाने की। तब उन्होंने देखा कि येस, स्टेट्स हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन लेजिस्लेशन। वो पर्टिकुलर एंट्रीज थी लिस्ट 2 की, एंट्री नंबर 35, 56 एंड 57। तो उन्होंने बोला स्टेट के पास पावर है ये लॉ बनाने की, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में मेंशन की हुई लिस्ट ये पावर देती है। साथ में सेंट्रल लॉ को इस पॉइंट पे थी नहीं, स्टेट ने लॉ बना दिया, तो कोई रेपग्नेंसी नहीं है, कोई
कोई टसल नहीं है सेंट्रल लॉ के साथ, therefore कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज परफेक्टली वैलिड. KL Swamy again is a case which has a very simple principle of law. It was delivered by the bench of Justice M.R. Shah and Justice C.T. Ravi Kumar. The principle was if you are filing return late under section 158 BC of the statute, that is the Income Tax Act, then you're liable to pay interest on that late payment. Only searched persons are not liable to pay such interest. All other people are liable to pay interest if you're paying tax late. Last judgment of this week, Oswal Plastic Industries judgment delivered by a two-judge bench, Justice M.R. Shah, Justice C.T. Ravi Kumar. ये कंज्यूमर फोरम से रिलेटेड जजमेंट है, जो मतलब कंज्यूमर कमीशन से शुरू हुई थी एक्चुअली. एक पॉलिसी होती है, जैसे कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, हम मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कराते हैं, ऐसे ही एक हम पेरिल्स इंश्योरेंस, डेंजर इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं. शायद कोई फैक्ट्री है जहाँ पे फायर का डर है, फायर ब्रेकआउट होने का डर है, तो ऐसे केसेस में ऐसे इंश्योरेंस करवाए जाते हैं. और यहाँ पर भी ओसवाल प्लास्टिक इंडस्ट्री ने एक ऐसा ही इंश्योरेंस कराया था, which was fire and special perils policy which they obtained in 2009. एक unfortunately fire broke out in their factory, in their unit, and a loss was caused. Now जब losses होते हैं ऐसे में, तो जो ये डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, इंश्योरर्स होते हैं, ये असेस करने आते हैं कि लॉस एक्चुअली कितना हुआ है. जब ये लॉस असेस करने आए तो रीइंस्टेटमेंट वैल्यू जो मिली कि अगर इन जितना भी इनका लॉस हुआ है, अगर इस सबको रीइंस्टेट करके इन्हें दिया जाए तो उसमें टोटल पैसा लगेगा 29,17,500. और जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू मिली, जो कि वो पूरी रीइंस्टेटमेंट की वैल्यू नहीं देनी होती है, वो उनको मिली 12,60,000. तो जो स्टेट कमीशन था उसने अवार्ड की रीइंस्टेटमेंट वैल्यू पूरी की पूरी ओसवाल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को, बट NCDRC ने उस अवार्ड को सही नहीं माना. उन्होंने उस अवार्ड को डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से मॉडिफाई कर दिया. उन्होंने बोला कि ओसवाल इंडस्ट्रीज़ को डेप्रिशिएटेड वैल्यू मिलेगी, कम वैल्यू मिलेगी, और उन्होंने इंटरेस्ट को भी कम कर दिया. जब ये केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट आया, NCDRC की अपील सुप्रीम कोर्ट ही जाती है, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पॉलिसी में के क्लॉज में साफ साफ लिखा था कि रीइंस्टेटमेंट वैल्यू दी जाएगी. ये पॉलिसी कराई ही इसलिए जाती है कंज्यूमर्स की तरफ से, ताकि वो कभी भी उनका कोई लॉस हो तो वो उसी पोजीशन में वापस रीइंस्टेट हो सके. यानी कि जितना उनका लॉस हुआ है, या तो उन्हें उतने का सामान दे दो वापस से, वो सब चीज़ें उन्हें वापस सेट करके दे दो, या फिर उन्हें उतने पैसे दे दो कि वो सामान, वो सब चीज़ें वापस से जाके दोबारा खरीद सके. वो मशीनरी, वो सब कुछ जो एक फंक्शन करने के लिए चाहिए उस फैक्ट्री को, उस यूनिट को, वो चीज़ आप कर दो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रिंसिपल को अगर हम ध्यान में रखें तो रीइंस्टेटमेंट वैल्यू, जो कि ज़्यादा वाली वैल्यू थी, दैट इज़ मोर देन 29 lakhs, वो मिलनी चाहिए, और इंटरेस्ट भी पहले वाला ही मिलना चाहिए @9%. और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि जो कॉम्पेंसेशन दी थी ना स्टेट कमीशन ने फॉर ₹1 lakh, दैट इज ऑल्सो गुड कॉम्पेंसेशन. इसको NCDRC ने हटा के बहुत गलत किया. सो दीज वर द 15 जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने सेकेंड वीक में डिलीवर करी. आई होप कि अगर आप लॉयर हैं, आप लॉ स्टूडेंट हैं, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये वाली सीरीज बहुत हेल्प कर रही है सुप्रीम कोर्ट की सारी डेवलपमेंट्स को जानने के लिए, और डेवलपमेंट्स को अपनी टिप्स पे रखने के लिए. आपको बस महीने में 4 वीडियोस देखने, हर हफ्ते में 4 ही वीक होते हैं, और आपको कोई अलग से जजमेंट्स के लिए कोर्स करने की, या फिर आपको कोई लैंडमार्क जजमेंट्स को अलग से पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है. आपकी लैक्स ऑफ पेजेस की रीडिंग्स बच रही है वी लॉगिश की ये सीरीज देखने की वजह से. सो लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट दिस सीरीज. लेट मी नो इफ आई शुड कंटिन्यू मेकिंग these videos, and with this I can just say that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.